हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ सब लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं ओवरहेड चैप्टर के एमसीक्यू की रिवीजन। हम आईसीआई के सारे क्वेश्चन की रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या थी जिसकी वजह से एग्जाम में मार्क्स कटे थे। अब बात करते हैं सर एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू क्या आता है सर, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय अ चेंज इन आउटपुट बट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स गुड प्रोवाइडेड। मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है जब increase in output is not substantial, increase in output is substantial, both A and B, none of the above। ये क्या कहना चाहता है कि जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स है ना, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये सेंटेंस कब तक ठीक है, जब तक क्या है सब्सटेंशियली आपका आउटपुट नहीं हो रहा। सर सब्सटेंशियल के आउटपुट में क्या फिक्स्ड ओवरहेड चेंज होते हैं? बिल्कुल सर। जैसे आपने कोई लेट से की रेंट लिया है, रेंट पे कोई जगह ली है जहां पे सर आप 1000 यूनिट्स आराम से स्टोर कर सकते हो। कितने 1000 यूनिट्स आराम से स्टोर कर सकते हो? और आप अभी जनरली आप कितने स्टोर करते हो? जस्ट 650। कितने? 650। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10-20 यूनिट्स और भी अगर आपने स्टोर कर दिया, क्या 10-20 और यूनिट आपने स्टोर कर दिया, 670 680 तक आपने स्टोर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंट उतना का उतना ही पे करना है। लेकिन लेकिन जब सब्सटेंशियली चेंज हो, 1200 अगर आपको स्टोर करना हो, अभी आप देख रहे हैं कि आप 1000 यूनिट ही स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या है, स्पेस और लेना होगा, 200 यूनिट जो एक्स्ट्रा स्टोर करें। क्यों? क्योंकि आपका जो है सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है। सब्सटेंशियली इंक्रीज कैसे हुआ है? जब पहले 650 कर रहे थे, अब क्या है 1200 की रिक्वायरमेंट है, सीधा दोगुना दोगुना हुआ है। तो रेंट भी सर आपका बढ़ेगा, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इंक्रीज इन आउटपुट इज नॉट सब्सटेंशियल, इन दैट केस हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो अफेक्ट नहीं होता है, वो कंस्टेंट रहेगा, जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं डैश कैपेसिटी इज डिफाइंड इज एक्चुअल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। मतलब क्या हो, कौन सी कैपेसिटी है जो कि डिफाइन करती है एक्चुअल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट? पहला थ्योरेटिकल, दूसरा इंस्टॉल, तीसरा प्रैक्टिकल, चौथा नॉर्मल। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल होता क्या है। थ्योरेटिकल में बेसिकली हम निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि हम कितना मैक्सिमम क्या है आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये होता है। इंस्टॉल्ड में जितना हमने एट इंस्टॉल्ड लेवल हमने करा हो, जैसे हमने कोई प्लांट है हमने इंस्टॉल्ड करा, ठीक है, हमने क्या था 2000 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, आपने क्या होगा पावर प्लांट देखा होगा कि ये तो 2000 मेगावोल्ट का पावर प्लांट है, बट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है 500 मेगावोल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने क्या है 2000 के लिए तो हमने जगह ले रखा है, हमने सब कुछ मिला रखा है, लेकिन अभी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक्चुअल प्रैक्टिकल कैपेसिटी से अभी हमने करें कम रख रखी है, क्योंकि हमारा आगे डिमांड कम होगा, इसलिए क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी शायद कम भी रख रखी हो, तो उसको बोला जाता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जितना आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या इतना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखा होगा, उसी लेवल तक क्या है आप क्या है प्रोड्यूस कर पाते हो। प्रैक्टिकली क्या होता है आफ्टर अनअवॉइडेबल लॉसेस, मतलब क्या हो जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल होगा ना, मैक्सिमम पॉसिबल सर आप इतना क्या है आउटपुट कर सकते हो, उसमें से माइनस कर दो कि जो अनअवॉइडेबल लॉसेस हो। क्या मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 100 की है, अनअवॉइडेबल लॉसेस लेट से कि 10 है, क्या 100 की आपकी क्या है मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम यूनिट आप बना सकते हो। 10 क्या है, 10 या है आपके अनअवॉइडेबल है, क्या है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस लाइक एन आइडल, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आइडल लॉस। आइडल लॉस क्या होता है सर? हमारा नॉर्मल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। जैसे मैक्सिमम तो आपने देख लिया कि प्लांट तो 100 यूज कर सकता है हम, लेकिन हमेशा क्या होता है मैक्सिमम कैपेसिटी तक क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कुछ ना कुछ आइडल टाइम होता है, कुछ ना कुछ आइडल प्रोडक्शन होती है, कुछ ना कुछ सर क्या आइडल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या हम मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो अनअवॉइडेबल जो आइडल लॉसेस होते हैं उसको अगर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाता है सर? वो आ जाता है सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल लेवल पे सर आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो किसी प्लांट को प्रोडक्शन लेवल पे, इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? जो नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है जो कि एवरेज डिमांड बेस्ड होती है। क्या नॉर्मल कैपेसिटी आप क्या बोलते हो कि आप जनरली पूछते हो कि यार इसकी नॉर्मल कैपेसिटी आपकी क्या है, क्यों आप क्या बताते हो उसमें कि हमारे ऑन एन एवरेज यार इतनी डिमांड है, हम उसके बेसिस पे हम नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे सर क्या है हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज डिमांड बेस्ड। व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, क्या व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूस और व्हाट इज एन एक्चुअली यूज, मतलब कि एक्चुअल बेसिस पे कितना हमने यूटिलाइजेशन करा है उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली डी हो जाएगा। इधर आ जाओ। द अलॉटमेंट द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम। होल आइटम का मतलब क्या है सर? यहाँ पे 100%, 100% मतलब 100% ऑफ आइटम ऑफ द कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। मतलब क्या है जब आप ना 100% कॉस्ट ना सीधी कॉस्ट यूनिट को क्या किसी कॉस्ट सेंटर को एलोकेट कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, कॉस्ट एलोकेशन या नॉन ऑफ द अबव। अब जरा ध्यान से समझिएगा
ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अपॉर्शनमेंट क्या होता है, एलोकेशन क्या होता है। इधर आ जाओ, हमने इलस्ट्रेशन देखते वक्त भी बात करा था और कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है। अपॉर्शनमेंट क्या होता है, अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट डिवाइडेड अमॉन्ग सेंटर। मतलब अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपका जो एक कॉस्ट है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो कॉस्ट सेंटर होता है उसके अंदर डिवाइड कर देते हो ऑन द सुटेबल बेसिस, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं सर अपॉर्शनमेंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। ऑन द अदर साइड क्या होता है सर, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, चार्जिंग, चार्जिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। हमने देखा था सर, हमारा जो रेंट का जो हमारा कॉस्ट था सर, क्या है, अब उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। क्यों ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का मतलब ही ये होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो उसके हमें क्या होता है, उसका सर हमें कॉस्ट चाहिए होता है। क्या उसका कॉस्ट चाहिए होता है कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट हमारा लगा है। तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब ओवरहेड जो कॉस्ट है ना, उसको हम क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए चार्ज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट में कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना हमारा लगा था ओवरहेड कॉस्टिंग, तो उसके बेसिस पे हम क्या, हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। चार्जिंग, चार्जिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, क्या, चार्जिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, ठीक है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, फुल कॉस्ट असाइन टू वन यूनिट। वन कॉस्ट सेंटर को अगर हम जब असाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन बोलते हैं। जब हम पूरी की पूरी कॉस्ट को क्या है, किसी एक कॉस्ट सेंटर को असाइन कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन बोलते हैं। जब हमारा क्या बोला है इसने कि होल आइटम, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट, मतलब कि 100% जो कॉस्ट है ना उस आइटम का, हम जब किसी कॉस्ट सेंटर को दे देते हैं उसको क्या बोलोगे सर, एलोकेशन, कॉस्ट एलोकेशन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो बेटा एक बार करना, अगर आप लोगों को क्लियर, पता है किस बच्चों को नहीं होगा, जिन्होंने इलस्ट्रेशन की वीडियो नहीं देखी है। एक बार काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये तीनों के तीनों जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया ना एमसीक्यू, सारे के सारे मैक्सिमम ना इलस्ट्रेशन में जो भी मैंने आपको समझाया था वो सारे के सारे उसी में से ही है। इलस्ट्रेशन में जब मैंने आपको थ्योरी समझाया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही क्या है सर, आपके एमसीक्यूज बने हैं। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है ना, तो आपके किसके बेसिस पे, बेसिकली क्या है, एमसीक्यू आपके 3 बेसिस पे बनते हैं। इधर आओ, ठीक है। एमसीक्यू आपके 3 बेसिस पे बनते हैं। पहला, जो भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो भी आपका केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उन सबके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिस पे होता है। दूसरा, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तीसरा, थ्योरी के बेस पे होता है। थ्योरी के बेस पे जनरली सर बच्चे क्रैक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि थ्योरी भी जो है ना, हम कॉन्सेप्ट में अच्छे से हमने क्या है, डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख रखे हो ना, अगर मेरे वीडियो देख रखे ना, तो आपका अराउंड 80 to 90% सर आप बोल सकते हो सर आप इजीली सर एमसीक्यू क्लियर कर लोगे। तो इसलिए सबसे पहले सर एमसीक्यू की वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें सर आपको इलस्ट्रेशन की रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जाके उसको देखें, ठीक है, उसको सॉल्व करें। आगे आ जाओ। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, जरा ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी क्या बोला है कि प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट किसके अंदर आता है, किसका पार्ट बनता है, ठीक है, किसका पार्ट बनता है, मतलब इसका ना मेजर हेड पूछा हुआ। मतलब क्या है, जैसे मैंने तो आपको बात करा था कि जैसे आपने कोई टूथपेस्ट लेने गए, कोलगेट, ठीक है, कोलगेट आपने लेने गए, तो जो उसका जो पेस्ट होता है वो एक ना एक स्पेसिफिक ट्यूब में आता है। क्या, ट्यूब में आता है। जो ये ट्यूब होता है, जो प्राइमरी पैकेजिंग होता है, तो हमने जनरली डिस्कस करा था ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज कि हमने क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट माना रखा है, जो कि एंड में जाके जो इसका मेन हेड बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो इसका मेन हेड होता है उसके अंदर ये एक पार्ट होता है। तो इससे आपको पूछा गया प्राइमरी पैकेजिंग का, प्राइमरी पैकेजिंग किसका पार्ट है, तो ये है प्रोडक्शन कॉस्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बच्चे बात करो तो सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकता था, नो डाउट, बट आईसीआई ने ना इसका आंसर प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, ये जानते हुए कि ये मेजर हेड है, तो हमें क्या इसी का ही पार्ट बनाएंगे। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट किसका पार्ट बनाएंगे सर, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। और नीचे देखोगे तो सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है, इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन सर किसका पार्ट बनता है, ऑब्वियसली सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। सर हमने कई सारे इलस्ट्रेशन करे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का पार्ट बनता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ द ओवरहेड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। अब ध्यान समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर। फंक्शन का मतलब क्या होता है, वेयर कॉस्ट इज यूज, मतलब कहां पे कॉस्ट यूज हो रही है। और बिहेवियर का मतलब क्या होता है, हाउ कॉस्ट बिहेव, मतलब कॉस्ट बिहेव कैसे करते हैं। जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करूं तो इट इज बिहेवियर ऑन द फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स का अगर मैं बिहेवियरल की बात करूं तो वो क्या होता है, 100% या तो फिक्स होता है,
कि मेरा तो भाई तुम जितना मर्जी प्रोडक्शन ऊपर नीचे कर दो, मेरा कॉस्ट अगर 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, जितनी यूनिट बनाओगे उतना यूनिट ज्यादा बनेगा, जितना कम बनाओगे तो कम बनेगा। तो क्या है? वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल की एक लिमिट तक फिक्स है, उसके बाद जितना प्रोडक्शन होता है तो उसके बेसिस पे स्टेप वाइज सर क्या है, बढ़ता रहता है सेमी वेरिएबल लेवल पे। ठीक है, तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हाउ कॉस्ट बिहेव, कैसे कॉस्ट बिहेव करता है, फिक्स्ड वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। जबकि फंक्शन का क्या बोला जाता है? वेयर कॉस्ट यूज, मतलब कहां पे कॉस्ट बेसिकली यूज हो रही है। फंक्शन का मतलब है कहां पे कॉस्ट बेसिकली यूज हो रही है। इधर आ जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड से फंक्शन है, फैक्ट्री ओवरहेड से देखते पता चल रहा है कि तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का ही पार्ट है ऑब्वियसली। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है सर? ये हमारा बिहेवियर के बेस पे होता है। क्या? बिहेवियर के बेस पे है। कैसा बिहेवियर है सर का? सर फिक्स्ड बिहेवियर है। जबकि सेलिंग ओवरहेड्स का क्या है? ये फंक्शन बेसिस पे कि यहाँ पे सारे के सेलिंग के ही रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। ये क्या है? वेयर कॉस्ट इज यूज, सेलिंग ओवरहेड्स मतलब सेलिंग के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आगे आ जाओ, बैड डेप्ट इज एन एग्जांपल। सर ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो। बैड डेप्ट सर क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट, सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट। इधर आ जाओ, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन। सर अभी मैंने आपको बताया था, सर मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम फुल कैपेसिटी पे हम यूटिलाइज करते हैं और हम मानते हैं कि कोई भी आइडियली नो लॉस है, ठीक है। जबकि प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है? जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेट्स से कि हमारी 100 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, और आइडल क्या होता है? अनअवॉइडेबल लॉसेज को क्या है, उसको माइनस करना होगा। प्रैक्टिकल कैपेसिटी में क्या होता है सर? जो हमारे अनअवॉइडेबल लॉसेज होते हैं उसको क्या है? माइनस करते हैं, जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। लेट्स से कि आपका प्रैक्टिकल या मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी 100 की है। अनअवॉइडेबल जो आइडल जो हम कैपेसिटी बोलते हैं 10 है कि यार 10 यूनिट तो ऐसी कि हम बना ही नहीं सकते, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ अनसर्कमस्टांसेस, या तो जो हमारे प्रैक्टिस है जनरल प्रैक्टिस जो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस होती है कि यार 10 का तो हम यूनिट मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाते हैं। आपने कई बार इसका देखा होगा कि यार हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी तो हमारी 2000 मेगावाट का हमारा सोलर प्लांट है, लेकिन हम उसकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तो नेचुरल क्लाइमेट। क्यों नेचुरल क्लाइमेट क्या होता है कि सर कभी क्या है बारिश आ जाती है, कभी क्या है धूप है, कभी धूप नहीं है, कभी क्या है कि हमारा धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रही तो सोलर पैनल गंदे हो गए। तो यही चीज होती है कि हमारा क्या है? अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, नेचुरल क्लाइमेट भी होता है चेंजेस। तो यही होता है कि नॉर्मल या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, इसको अगर माइनस कर दोगे तो सर क्या आता है? सर हमारा आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। क्या आती है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब बात करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी का सर ये कैसे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है सर आपकी डिमांड के बेसिस पे। किसके? डिमांड के बेसिस पे। अब डिमांड के बेसिस पे सर कैसे डिफाइन होगा? सर जो क्या है आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे लेट से कि आप कितना बना पाते हो? 90, ठीक है 90 बना पाते हो, लेकिन आपकी डिमांड ही जब आपकी क्या है? 80 है, तो क्या है? आइडल जो कैपेसिटी है ना, आइडल जो कैपेसिटी है उसको क्या है? माइनस करना होगा। आइडल कैपेसिटी क्या है? माइनस करना होगा। डिमांड के बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रहा है, एडजस्टेड फॉर डिमांड। जब आपका 80 का डिमांड है तो मैं क्यों भला 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाऊंगा? तो जो मेरा आइडल कैपेसिटी है, जो वेस्ट होगा उसको हटा दो। मेरा नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? नॉर्मल कैपेसिटी मैं 80 की ही मैं प्रोडक्शन करता हूँ, ये मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है। जिस बेसिस पे मेरा डिमांड होता है उसके बेसिस पे सर क्या है? मैं अपना प्रोडक्शन करता हूं, उसी को बोला जाता है नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इधर आ जाओ, ये रहा प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एस्टिमेटेड आइडल टाइम को जब हम माइनस करते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एस्टिमेटेड आइडल टाइम का क्या होता है? डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिफरेंस बोला होगा ना ऊपर, डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस। जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो होता है उसमें से अगर हम एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी को माइनस कर देते तो हमारा क्या आता है? नॉर्मल कैपेसिटी आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। द द डिफरेंस बिटवीन द the difference between the actual factory overheads and absorbed factory overheads will be usually at the minimum level provided predetermined overhead rate is based on। मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो एक्चुअल ओवरहेड होता है और रिकवरी रेट होता है उसके बीच में क्या है? अंडर या ओवर ओवरहेड आता है। मतलब क्या? अंडर या तो ओवर एब्जॉर्प्शन आ जाता है। आपने पढ़ा था, हमने क्वेश्चन भी करे थे कि क्या है कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्या है? ओवरहेड है। क्यों? क्योंकि सर जब हम ओवरहेड को जब एब्जॉर्ब कर रहे थे वो किसके बेसिस पे कर रहे थे? वो एस्टिमेट के बेसिस पे कर रहे थे कि इतना एस्टिमेट है कि हमारा क्या है? इतना ओवरहेड को सर रिकवरी रेट बना के सर हमारा क्या एस्टिमेशन है कि इस बेसिस पे सर क्या है? हमें क्या है? इसको क्या है? ओवरहेड को ऑब्जॉर्व करना चाहिए। ठीक है, लेकिन 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 अगर मैं एक्चुअल बेसिस पे करता हूं तो कभी नहीं आता, लेकिन अगर मैं नॉर्मल यूटिलाइजेशन के बेसिस पे करता तो भी क्या मेरा क्या अंडर या ओवर ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन आता?
90% केसेस में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो आपका नॉर्मली बेसिस पे जो आप कर रहे हो, जो आपका मेरे को पता है कि इतना मेरा यूटिलाइजेशन है, जो मेरा जनरल प्रोडक्शन लेवल है, अगर उस बेसिस पे सर अगर आप उसको एब्सॉर्ब करते, तो सर आपका अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन रेट कभी नहीं आता। इसमें क्या हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑब्जर्व विल बी द यूजुअली एट द मिनिमम लेवल। जब हम मिनिमम लेवल पे हम क्या यूटिलाइजेशन कर देते हैं या एस्टिमेट लेवल पे हम कर देते हैं, प्रोवाइडेड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड इज बेस्ड ऑन, प्रोवाइडेड मतलब क्या हुआ, ये नहीं होता जब अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी पे क्या है हम इसको ओवरहेड रिकवरी रेट बनाते हैं। ठीक है। डी, which of the following overhead cost may not be apportioned on the basis of the direct wages? क्या इनमें से जो नीचे दिए गए हैं उसको हम अपोर्शन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस? वर्कर्स हॉलीडे पे, ये सर डायरेक्ट कॉस्ट के बाद होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस सर हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। प्रिक्विजिट्स ऑफ द वर्कर, जो भी आपका अलाउंसेस होता है वो आपके डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे होता है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली सर डायरेक्ट वेजेस पे होता है। मैनेजरल सैलरी, सर ये एडमिन का पार्ट होता है, ये एडमिन का पार्ट होता है, तो हमारा 10th का डी हो जाएगा। अगेन अगेन यहाँ पे एमसीक्यू तो खत्म हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो आपको बताया ना कि एमसीक्यू से आपने देख लिया है वीडियो, अब जाके अगर आपने इलस्ट्रेशन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले सर आप इलस्ट्रेशन और उसमें जो मेरा वन शॉर्ट रिवीजन जो मेरी वीडियो है, वन शॉर्ट रिवीजन, उसको जाके सर देखो, उसको जाके आप देखो, उसके अंदर मेरा सर आपने क्या दिखा रखा है सर, मैंने बता रखा है सर आपको कॉन्सेप्ट की पूरी अच्छे से रिवीजन करा रखी है। उसके अलावा सर मैंने आपको क्या है क्वेश्चन आंसर की भी रिवीजन करा रखी है। और अगर आपको देखना है नोट्स कैसे दिखते हैं तो इधर आ जाओ। हम्म। ओके, वो दूसरे वाले में है। कोई नहीं, आप सीधा जाके एक बार एक काम करो, आप जाके सीधा का सीधा आप एक काम करो, पहले उस वीडियो को देखो। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, और इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई भी चीज़ डाउट है वो पूछो, व्हाट्सएप पे डाउट है तो वो पूछो, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना उस रिवीजन वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो जाके देख कर आओ। ओके, और मेरे को बताना जरूर कैसा लगा।